कैसे होता है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ कोलिजन सिस्टम, मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था कि मुझे याद दिलाना, लेकिन आप लोग खुद भूल गए हो कि कंसल्टेशन और कोलिजियम में क्या डिफरेंस है और कैसे हुआ जजेस एक्ट के थ्रू, तो वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कोलिजन सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारे कमिटी या बहुत सारे लोग मिलके उसका एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैटर पे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, राइट। सो कोलिजन सिस्टम जो बॉर्न हुआ था वो 3 जजेस सिस्टम से हुआ था। इट इज़ यूज फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। वो इसलिए कमेटी बनाई गई ताकि जब पार्लियामेंट किसी, अगर लेट्स से पार्लियामेंट अगर रिमूव करिए किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वो अपने तरीके से ना तरीके से ना अपनी मर्जी से ना करे उनको रिमूव, या अपनी फेवरेटिज्म करके अपॉइंट ना करे। उसके लिए कमेटी बनाई, जब कमेटी कंसेंसस देती है तो ही वो रिमूव किया जा सकता है, राइट। लेकिन कोलिजियम का कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सोसाइटी इतनी डाइवर्स नहीं थी, इतना फेवरेटिज्म नेपोटिज्म नहीं था, इतना एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं था, तो उस टाइम पे सोचा कि इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इश्यूज डेवलप हुए, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुए, देन दिस कोलिजन सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड। नाउ कंट्रोवर्सी ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी है कंसल्टेशन को एंड कोलिजियम को। कंसल्टेशन ने सच जज में कंसल्टेशन का मतलब ये बताया था कि कॉन्करेंस नहीं होता है। जब हम कंसल्टेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। जैसे कि अगर आप लोग फ्रेंड्स हो, आप लोगों के बीच में किसी को चीज़ को लेके डिस्प्यूट हो जाता है कि आज हम पार्टी यहाँ करेंगे या कहाँ करेंगे, वेन्यू को लेके, तो आप क्या बोलते हो कि चलो कंसल्ट कर लेते हैं, कि क्या कंसल्टेशन रहता है। तो कंसल्टेशन का व्यू होता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, कोई प्रो एंड कॉन्स बताता है, तो इस तरीके से कंसल्टेशन हम किया गया था। सेकेंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया और इसका इंटरप्रिटेशन कंसल्टेशन से कॉन्करेंस कर दिया। कॉन्करेंस का मतलब होता है कि यही लिया जाएगा डिसीजन जो भी मेजॉरिटी बोलेंगी वो, ठीक है। कंसल्टेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन में प्लूरैलिटी जज बना दिया। प्लूरैलिटी का जज का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा मेजॉरिटी में जो जज बोलेंगे वही फैसला और वही डिसीजन लिया जाएगा। द सोल ओपिनियन ऑफ CJI डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंसल्टेशन प्रोसेस, ऑब्वियसली क्योंकि वो हेड होता है तो उनको सबको उनकी बात माननी पड़ती है, इसलिए उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया था। इसमें यह बोला गया था ही शुड कंसल्ट अ कोलिजन ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। अगर 2-4 जज हैं, 4 जज है लेट्स से, तो 4 जज के अंदर अगर 2 लोगों ने अलग व्यू दिया, 2 लोगों ने अलग व्यू दिया, तो वो व्यू नहीं जाएगा, वो पूरा होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर जजेस NJSC एक्ट अभी आया था जिसने रिप्लेस कर दिया कोलिजन सिस्टम को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, कोलिजन सिस्टम रखा जाएगा और उन्होंने NJSC को स्टक डाउन कर दिया है, क्योंकि ये बोला गया था क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब होता है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इसलिए आई होप आई एम क्लियर। नाउ प्रोसीजर क्वालिफिकेशन, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, ओथ भी कर ली थी, सैलरी अलाउंसेस कर लिए थे डिस्कस। देन हमने टेन्योर ऑफ जजेस की फिक्स नहीं होता है, ये डिस्कस कर लिया। देन रिमूवल कैसे होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल आपको याद आता है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कि रिमूवल कैसे किया जाता है जजेस का, डैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। देन एक्टिंग चीफ जस्टिस, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था किस तरीके से होता है। एडॉक जजेस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट के एक्स्ट्रा जजेस के लिए CJI जो होता है वो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ तभी कर सकता है इसको प्रेसिडेंट की कंसर्न चाहिएगी, और जजेस और वो जहाँ से हाई कोर्ट है वहाँ जहाँ से उसको लिया जा रहा है जज को, वो वहाँ के चीफ जस्टिस से उनको कंसर्न किया जाएगा। रिटायर्ड जज का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं वो किसी भी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप आइए और हमें सर्व कीजिए। वो रिक्वेस्ट जो होती है वो प्रेसिडेंट के, ऑब्वियसली उनको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे काम खुद से नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट की कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब एडवोकेट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एंड अदर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स वो होते हैं जो कि सीनियर एडवोकेट्स माने जाएंगे, वो उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट किसी को भी डेजिग्नेट कर सकता है एज अ सीनियर एडवोकेट उनकी कंसर्न के साथ। सीनियर एडवोकेट जो होता है वो प्रॉपर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है विदाउट द जूनियर इन एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया, ठीक है, वो सर्व नहीं कर रहा होना चाहिए उस टाइम। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है और अदर एडवोकेट्स होता है। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बट जनरली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पार्ट है, तो एटलीस्ट एग्जाम में आपको ये टर्म दिखे तो ऐसा नहीं आप एकदम परेशान हो जाओ और बिल्कुल काम अपना छोड़ दो कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है ये क्या होता है। गुड, वेरी गुड, पीपल आर आंसरिंग कि रिमूवल कैसे होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप काफ़ी सारा मेहनत कर रहे हो और आपको नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि आई कैन सी कि आपको याद है कि इनका रिमूवल कैसे किया जाता है। सो आप लोग 2025 में अपीयर हो रहे हो, तो अगर आपको अभी भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो जब तक आप एग्ज़ाम दोगे यू विल डेवलप एन कॉन्फिडेंस आप डेवलप करोगे और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे इसके अंदर, क्योंकि बिकॉज ट्राइंग अगर सक्सेस हो ना हो दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। ट्राई हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, तभी आप आगे ये देख सकते हो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अच्छे हैं जिन पे आपको कमांड है, आप सॉल्व कर सकते हो, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा वीक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये होते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है, मुझे प्लीज़ ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि अपॉइंट किस तरीके से होता है सुप्रीम कोर्ट के जज। इनका टेन्योर क्या होता है, इनका फिक्स सर्विस कंडीशन क्या होती है इनकी, ये भी मुझे बताइए। एक्सपेंसेस कहाँ से इनके लिए जाते हैं ये भी मुझे बताइए कि सैलरी अलाउंसेस किस तरीके से होते हैं। ये सब चीज़ें हमने कर ली थी डिस्कस। नाउ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन भी हमने कर ली थी। स्पिरिट, एडवाइजरी, एपेलेट, ओरिजिनल, ये हमें सुप्रीम कोर्ट कवर कर लिया था पिछली क्लासेस में। तो मुझे ये बताइए कि रिट जुरिडिक्शन में क्या होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, दैट वुड बी वेरी नाइस अगर आप बता सके, क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया था। एंड आई रिक्वेस्ट कि गूगल यूज़ मत कीजिए आंसर देते वक्त, आंसर नहीं आता तो जेन्युइनली बोलिए कि आंसर नहीं आ रहा है, बट अगर आप गूगल यूज़ करके आंसर दे रहे हो तो वो आपके लिए भी करप्शन, यानी कि मतलब नहीं सही है, वो एग्ज़ाम में आप चीटिंग जैसा ही मान रहे हो आप उसे। ये सब हमने कवर कर लिया था पिछली क्लासेस में। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पर ये मैंने आपको बताया था कि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। सो हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट वाज द सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ये आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ASES करके ID है, इन्होंने लिखा है रिट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय जुडिशरी। दैट्स ऑब्वियसली बिकॉज हम जुडिशरी कवर करते हैं यही करेगा, बट रिट जुडिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, दैट्स व्हाट आई मेंट कि वो क्या होती है, मुझे ये लिख के बताइए। नाउ इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो होता है उनका लिमिटेड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, बट अमेरिका का क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो वाइड होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो स्पेशल लीव दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिब्यूनल वगैरह को हमने स्पेशल लीव पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, लेकिन इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है अमेरिकन जुडिशरी में। यहाँ पर हमारे यहाँ पे एडवाइजरी जुडिक्शन भी होती है आर्टिकल 143, लेकिन इनके पास कोई एडवाइजरी जुडिक्शन नहीं होती है। बट ये है कि हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करते हैं, दे फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पार्लियामेंट ऑथराइज करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकती है, बट अमेरिकन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तभी तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इन द सेंस ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हुआ, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जुडिक्शन है हमारी, ओरिजिनल जुडिक्शन मैंने आपको बताया था, डिस्प्यूट जो होता है दो
How CJ is appointed is a question I have already spoken in the last class. Now it's the time that you should answer that question कि how CJ is appointed. ओरिजिनल जुडिक्शन जो होती है वो फेडरल केसेस को सॉल्व करती है, स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उनको सॉल्व करती है, दैट इज़ द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बट ऐसे जुडिक्शन जो है वो अमेरिका में नहीं है. अपीलेट जुडिक्शन मैंने बताई थी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करती है, बट दैट्स नो सच जुडिक्शन इन ऑल द जुडिक्शंस आर नॉट अवेलेबल इन यूएसए सुप्रीम कोर्ट, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. नाउ क्यूरेटिव पेटिशंस. क्यूरेटिव पेटिशन का ये मतलब होता है कि जो जस्टिस में जो गलतियाँ हुई है उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि जो भी हम कोई गलत जजमेंट दे दिया जाता है या फिर ऐसा ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो जजमेंट होता है उसको दैट इज़ कॉल्ड क्यूरेटिव पिटिशन. ये फर्स्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट में रूपा अशोक हुरा, इस केस में वर्सेस अशोक, ये आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. तो आप जब आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं. दिस जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको मेंस आंसर राइटिंग के अंदर जजमेंट को यूज़ कीजिए, you will get very good marks. उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अग्रीव पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट. क्या अगर जैसे कि कोई भी अग्रीव पर्सन है, क्या अगर उसको सही नहीं लगी या उसके फेवर में नहीं गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए ये उन्होंने क्वेश्चन किया था. ठीक है, तो उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाली. फिर आर्टिकल 145 में तो ये बोला ही गया था कि जुडिशियल रिव्यू होता है. मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जुडिशियल रिव्यू में क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ चुके और मेंस में तो पूछा ही है उन लोगों ने क्वेश्चन यूपीएससी में. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है. जिसमें लिखा था पेटिशन जो होगी वो तभी एंटरटेन की जाएगी इफ़ पेटिशनर एस्टैब्लिश दैट देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेट हुआ है तभी उनको जवाब दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं हियर्ड किया जाएगा. पेटिशन यूजुअली डिसाइड करते हैं जजेस इन द चैम्बर. ठीक है, वही डिसाइड करते हैं. तो ये क्यों इसलिए किया गया था कि हमें ये बता दो, क्लियर कर दो कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और वो क्यों होता है. तो उसके लिए एक टर्म्स आई थी दैट इज़ अ क्यूरेटिव पेटिशन, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है. नाउ आपने टर्म्स सुनी होंगी पेपर के अंदर, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेन एंड जुडिशियल ओवररीच. इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू करना. रिव्यू मतलब एग्जामिन करना. तो जुडिशरी उन लोगों उसको एग्जामिन करता है जो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कोई ऑर्डर दे देता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उनको रिव्यू जो करता है दैट इज़ अ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है मतलब कि जुडिशरी एक्टिव हो रही है. हम क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, लाइक दैट. कि जुडिशरी जो भी अपने राइट्स या लोगों के राइट्स को या लोगों के व्यूज़ को देख के जो भी अपना डिसाइड करता है सोसाइटी के अंदर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दैट इज जजमेंट देता है, दैट इज़ अ जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल रिस्ट्रेन ये होता है कि जुडिशरी सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही रहे. वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो भी जजमेंट दे रहा है वो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन या फिर बियॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना जाए, दैट इज़ अ जुडिशियल रिस्ट्रेन. ठीक है. जब जुडिशियल ओवररीच ये होता है कि जुडिशियल ओवररीच का मतलब होता है ओवर रीच, मतलब किसी की रीच से के आगे जाना. मतलब जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ने कोई ऑर्डर दिया है उसको भी रिव्यू करके उसमें कोई अपना जजमेंट दे दे या इंटरफेरेंस करके कोई जजमेंट दे दे खुद से कोई केसेस लेके, तो दैट इज़ अ कॉल्ड जुडिशली ओवररीच. दीज टर्म्स प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशंस. यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में डेफिनेशन पूछी थी प्रीलिम्स के अंदर. एंड बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दिए थे 4, जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओ तो प्लीज़ आप डेफिनेशंस पढ़ लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जुडिशियल एक्टिविज्म समझ नहीं आया. जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट अगर करना है, अगर हमें आपके राइट्स अगर ख़राब हो रहे हैं या राइट्स आपके जैसे कि अनटचेबिलिटी है, तो अगर आप अनटचेबिलिटी का आपका राइट अगर वायलेट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जजमेंट दिया जाता है दैट इज़ अ जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पे जुडिशरी एक एक्टिविस्ट का रोल प्ले कर रही है.
नाउ ओके, सो आपने जुडिशियल एक्टिविज़म, आई होप आपको क्लियर होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अगर अनटचेबिलिटी राइट कोई वायलेट हुआ है या कोई भी आपका नॉर्मल राइट वायलेट हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो जजमेंट देती है दैट इज़ कॉल्ड अ जुडिशियल एक्टिविज़म. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जुडिशियल रिव्यू के आर्टिकल है आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32. उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज़म का कोई आर्टिकल नहीं है. जुडिशियल एक्टिविज़म का कोई आर्टिकल नहीं है और जुडिशियल रिस्ट्रेन भी हमारा ही ओरिजिनेटेड है. एंड दिस सेम विद जुडिशियल ओवररीच. इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आपको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल रिस्ट्रेन आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है. सो आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आप देख सकते हैं. ओके, नाउ फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था. ऑल दीज आर वेरी फैक्चुअल एंड वेरी लॉ रिलेटेड टर्म्स. सो अगर आई रिक्वेस्ट कि आप पीपीटी पढ़ लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए. अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नेशनल कोर्ट ऑफ अपील कैसे की जा सकती है, वो किस लिए होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट अपने स्पीच में बोला था. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू एथिक्स एंड आप GS2 में या फिर ऐसे में पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो. जुडिशियल एक्टिविज़म मैंने आपको समझा दिया है. ASES ID है आपकी. मैंने आप जुडिशियल एक्टिविज़म समझा दिया है, 2 बार ही बोला है. आप वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको आई होप समझ आने लगे. नो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ये लेके आए थे अभी करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला था कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम अडॉप्ट करे. क्यों करे? क्योंकि जजमेंट इंपॉर्टेंट है. इसमें ऑब्जर्व दिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम कोई गवाह पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जुडिशरी के सामने, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो भी उनके विटनेस जिनके अगेंस्ट लड़ रहा है, हो सकता है कि वो उसकी जान ले लें या फिर उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए या थ्रेटन करे. ठीक है, तो इसलिए आप उनको प्रोटेक्शन दी जाती है विटनेस को. अंकित कुमार लिख रहा है, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे, वेलकम टू माय एकेडमी. अंकित, आई होप आप इन पुराने सेशंस को देखिए. आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप इमीडिएटली यहाँ पे मैसेज कीजिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. ओके, ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 141 एंड 142 के अंदर ये दे रखा है कि जो भी लॉ डिक्लेयर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग होता सारे कोर्ट पे. और 142 में ये दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अप्रोप्रिएट रिलीफ देता है टू डूइंग कंप्लीट जस्टिस. ऐसा नहीं है कि जिसने क्राइम किया है सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट ही करेगा. सुप्रीम कोर्ट ये मेक श्योर करता है कि जिसने क्राइम किया है और या फिर जो विटनेस है या फिर जो विक्टिम है, इन तीनों को इक्वल अपने तरीके से जस्टिस मिले. ऐसा नहीं कि कोई भी क्राइम किया तो उसको बड़ी सज़ा मिल जाए, हीनियस पनिशमेंट मिल जाए, और हीनियस क्राइम किया उसको सज़ा ना मिले. तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अ ट्रू गारंटर एंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ठीक है. नाउ प्रोविजंस ये है जो जिस तरीके से दे रखे हैं कि किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. विटनेस प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा उनको प्रोटेक्शन के लिए. तो ये सब तरीके की फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ RTI ये बोला जाता था कि RTI जो होना चाहिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे भी, जजमेंट्स पे भी. तो क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है. RTI में वही चीज़ें RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है जो कि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जज सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है और CJI का ऑफिस जो है वो उसका पार्ट एंड पार्सल होता है. ठीक है. जुडिशरी जो होता है वो फंक्शन कैन नॉट फंक्शन इन ब्लैंकेट आइसोलेशन. आइसोलेशन में सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नहीं कर सकता है. इसलिए राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बैलेंस करना चाहिए प्रिवेसी के साथ. सो दैट हैज़ बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे
कि कंसेंट अडल्ट्री के रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ प्रेस, डाउरी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो आप इन सब जजमेंट्स को याद कीजिए और नोट्स बना लीजिए, आप इनको मेंस आंसर राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी आप एक बार देख लीजिए कि क्या जजमेंट्स पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरली जजमेंट नहीं पूछे जाते हैं, कुछ टर्म्स पूछी जाती है जो कि उन अगर जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टर्म दी है। बट ये आप जजमेंट जब भी ये टॉपिक है उन टॉपिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ GS2। आप चाहो तो एथिक्स के कुछ जैसे सेक्शन ए जो होता है उनके अंदर भी इन टर्म्स के अंदर इन जजमेंट्स को एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, और ऐसे के अंदर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी अडल्ट्री का केस है वो सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी के अंदर इंडियन सोसाइटी करके एक सब्जेक्ट है जो कि GS1 के अंदर आएगा, आप उसके अंदर इनको यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन और आंसर्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास राइट है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। आर्टिकल है, प्लीज़ राइट इट डाउन, आप समझ लीजिए। नाउ हाई कोर्ट ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह ही होता है, बट क्या डिफरेंस होता है हम वो देख लेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट जो होता है, जो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है स्टेट के अंदर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया लेवल पे होता है, ये जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। नाउ हाई कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन है हाई कोर्ट के अंदर दी गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश जो हुआ था हाई कोर्ट वो इलाहाबाद के अंदर हुआ था 1966 में, ये इंपॉर्टेंट है। 1966 में इलाहाबाद कोर्ट में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट बने, करंटली टोटल 25 हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश जो है वो 25th हाई कोर्ट बना है। ये फैक्चुअल पॉइंट है जो कि आपको कभी भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, और अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ हैदराबाद, नाउ रिगार्डिंग एज अ तेलंगाना हाई कोर्ट जिसका लोकेशन हैदराबाद में है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है वह कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स है, करंट पॉइंट्स है जो कि आप ऐड ऑन कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। मुझे आप कमेंट में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है और सुप्रीम कोर्ट का पार्ट जो है वो कौन सा है, मुझे बताइए। आई विल सी कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को रिवाइज किया है कि नहीं। बट हाई कोर्ट के आर्टिकल्स ये हैं जो आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट की क्या जुडिक्शन है, क्या टेरिटरी है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट जो है वो जुडिक्शन जो होती है हाई कोर्ट की वो एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, सो दैट्स पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सक्लूड भी कर सकती है। दिस